हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ही बोलेंगे, मैं इसको आधुनिक भौतिकी बहुत ही आधुनिक सा लग रहा है मुझे, तो ठीक है मॉडर्न फिजिक्स के नाम से इसको बुलाएंगे। अच्छा, अब इसमें क्या है मॉडर्न फिजिक्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये समझ लेते हैं, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है मॉडर्न फिजिक्स। एक समय ऐसा आया था जब ऐसा लग रहा था कि फिजिक्स के अंदर जितनी खोज होनी चाहिए हो सकती थी वो हो चुकी, ठीक है। एक बीच में एक ऐसा समय आया जब लग रहा था कि पूरी की तरह फिजिक्स के अंदर जितनी भी खोजें हो सकती हैं न्यूटन ने बता दिया और बाकी बहुत साइंटिस्ट उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आप करोगे, एक्सेलरेशन निकाल लोगे ये फॉर्मूला लगा के, वेलोसिटी निकाल लोगे ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ग्रेविटेशन पे बहुत सारी खोज हम कर चुके थे, बाकी बहुत सारी चीजें हम बातें कर चुके थे, तो एक सैचुरेशन आ गया था फिजिक्स की फील्ड में कि नहीं इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। जितनी चीजें हम पढ़ सकते थे या समझ सकते थे वो हम कर चुके हैं, जितनी चीजें पॉसिबल हैं वो चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर दो साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इसकी दिशा बदल दी और हमारे लिए एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम जो सोच रहे थे वो सही था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो गलत था। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमें बताई जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन थे वो साइंटिस्ट? नील्स बोर और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बोर ने अपने परमाणु के ऊपर बहुत काम किया, उन्होंने सब चीजें बताई हमें कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसी ऐसी चीजें आप कर सकते हो फिजिक्स में, ये होता है वो होता है। तो बेसिकली इसकी स्टार्ट कहां से हुआ था, ये सब चीजें इनके दिमाग में आई कहां से होंगी, थोड़ा सा उसका हम जिस्ट ले लेते हैं कि बेसिक स्टार्ट ऐसे हुआ होगा जैसा लाइट की बात, सब उन्होंने सोचा होगा लाइट है, ठीक है। तो लाइट का एक एक्सपेरिमेंट यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जिसको आप जानते हो वेव थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा कि वेव की तरह काम करती है और बाकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें ये पता चल रहा था कि लाइट एक पार्टिकल की तरह काम करती है। तो बहुत कंफ्यूजन ये हुआ कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। शुरू से तो हम यही मानते हुए आ रहे थे कि लाइट पार्टिकल है और हम संतुष्ट थे कि हमारे सारे काम हो रहे थे, ठीक है। जब तक कि यंग ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने बोल दिया कि लाइट एक वेव की तरह काम करती है। तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या है, लाइट वेव है कि पार्टिकल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने बोला कि लाइट जो है ना वेव है ना पार्टिकल है, ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों तरह से काम करती है और उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट करी जिसको हम फोटोन थ्योरी के नाम से समझेंगे, फोटोन थ्योरी के नाम से पढ़ेंगे। तो फोटोन थ्योरी में उन्होंने क्या बोला, क्या सब चीजें बताई, उस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। और अब स्टार्ट करेंगे फोटोन थ्योरी से, फिर आगे चलेंगे, आगे चल के हम डी ब्रॉगी तरंग दैर्ध्य में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, अपने परमाणु के ऊपर, फिर हम बात करेंगे नाभिक के ऊपर, बात करेंगे रेडियो एक्टिव पे बात करेंगे। सब चीजें हम करेंगे, सब चीजें पूरे इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इसलिए कही जाती है क्योंकि ये रिलेटिवली जो पुरानी फिजिक्स थी उससे थोड़ी सी नई है, ठीक है। नई है रिलेटिवली, लेकिन हमारे लिए तो ये भी बहुत पुरानी हो चुकी है। लेकिन अलग अलग इसके अंदर नए नए चीजें होती रहती हैं, नई नई चीजें हमें रोज पता चलती रहती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिक्स के अंदर सैचुरेशन आ चुका है। बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता है, यूनिवर्स में ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं और हमें उनकी खोज करते रहना चाहिए। तो हमें बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। मिरेकल्स ही है, मतलब तो हमारे लिए तो मिरेकल्स ही है कि क्या हो रहा है, सब चीजें कैसे हो रही हैं, और फिर उनको समझाना तो हमारे लिए बहुत बड़ा मिरेकल है अगर हम उनको समझा पाते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी क्या समझाती है, मॉडर्न फिजिक्स क्या समझाती है, आधुनिक भौतिकी हमें क्या समझाती है, उसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फोटोन थ्योरी से, ठीक है। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? फोटोन थ्योरी। फोटोन क्या होता है उसको हम समझेंगे किसमें? फोटोन थ्योरी में। तो पहले आप टॉपिक डाल लो फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी, ठीक है। हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे फोटोन थ्योरी। और फोटोन तो फोटोन हो गया ना, हिंदी में कोई नया नाम थोड़ी आ जाएगा उसका, है ना। फोटोन को फोटोन ही बोलेंगे। अच्छा, क्या होता है भाई फोटोन, क्या होता है, कैसे समझेंगे आप फोटोन को? तो ऐसा कहा गया कि जो लाइट है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लाइट पार्टिकल्स की बनी होती है। तो ये कौन से पार्टिकल्स हैं भाई, ये कैसे पार्टिकल्स हैं? तो ऐसा कहा कि लाइट जो जिन पार्टिकल्स की बनी हुई है उन पार्टिकल्स को हम फोटोन कहेंगे। और ये फोटोन जो होते हैं ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। किसके पैकेट्स होते हैं? ये ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ठीक है। ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं ये फोटोन। क्या होते हैं? ऊर्जा के पैकेट्स। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि फोटोन क्या है, फोटोन है ऊर्जा के पैकेट्स। ऊर्जा के पैकेट हैं ये फोटोन, ठीक है। और लाइट किसकी बनी हुई है? लाइट इन ऊर्जा के पैकेट्स की बनी हुई है, ठीक है। लाइट जो हम देखते हैं, लाइट हमारे पास, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है तभी आप मुझे देख पा रहे हो। तो मेरे ऊपर क्या गिर रहे हैं? बेसिकली मेरे ऊपर फोटोन्स गिर रहे हैं। क्या गिर रहा है? फोटोन्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो लाइट किसकी बनी है? लाइट बनी हुई है फोटोन की। लाइट बनी है फोटोन्स की। और फोटोन्स क्या है? ऊर्जा के पैकेट्स हैं।
तो जहां पर भी आप लाइट गिरता हुआ देखो, आप ये समझ सकते हो कि वहां पर फोटोन गिर रहे हैं आपके, या किसी चीज पर फोटोन गिर रहे हैं, ठीक है। लाइट को हम एक फोटोन के रूप में हम फोटोन के रूप में समझेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक फोटोन गिरेगा, ठीक है, बहुत सारे फोटोन्स होंगे, बहुत सारे फोटोन गिरेंगे, ठीक है, बहुत सारे पैकेट्स जा रहे होंगे, जहां पर लाइट जा रही है, जहां पर लाइट आ रही है, जहां पर लाइट गिर रही है, वहां पर एक फोटोन थोड़ी आ रहा है, बहुत सारे फोटोन्स गिर रहे होंगे, है ना। तो बहुत सारे फोटोन्स पे चर्चा हमें करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, तो उसको चर्चा को हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हुआ क्या, हमारे पास जो लाइट है, आप जानते हो कि लाइट को हम इस प्रकार हमारे पास जो लाइट है, ठीक है, लाइट को हम इस प्रकार से देखते हैं। लाइट हमारे लिए क्या है, लाइट हमारे लिए वो रेंज है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लाइट हमारे लिए वो रेंज है जिसको हम देख सकते हैं, मतलब अगर मैं तरंग दैर्ध्य की बात करता हूं तो वो तरंग दैर्ध्य जिनको हम देख सकते हैं वो हमारे लिए लाइट है, ठीक है। ऐसी वेवलेंथ जिनको हम देख सकते हैं वो हमारे लिए लाइट है। तो वो कौन सी वेवलेंथ है जिसको हम किसके अनुसार देखते हैं, विबग्योर के अनुसार। किसके अनुसार, विबग्योर के अनुसार, ठीक है। तो ये जो रेंज है, ये जो कलर हैं, ये वो रेंज है, वेवलेंथ की वो रेंज बता रहे हैं जिनको हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो विबग्योर मैंने यहां पर लिखा है भाई, ठीक है। अच्छा, विबग्योर का मतलब क्या है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये कलर के नाम है, हम कलर देख पाते हैं, इसलिए हमने इसके अनुसार देखा है। तो हम वेवलेंथ तो देख नहीं पाते, ठीक है। हमारी आंखों से क्या दिखता है, हमारी आंखों से तो कलर दिखता है, वेवलेंथ तो दिखता नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ तो हमें पता है कि इसकी वेवलेंथ इतनी है, तो अलग बात है। अगर एक बच्चे से आप पूछो कि उसको क्या कलर दिख रहा है, तो वो वेवलेंथ आपको वेवलेंथ बताएगा या कलर बताएगा, तो वो तो कलर ही बताएगा, ठीक है। तो वो बोलेगा कि विबग्योर है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि ये जो रेंज होती है, ये करीब 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक ये रेंज हमारे पास होती है, ठीक है। मतलब विबग्योर का अगर मैं देखूं तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो करीब 350 नैनोमीटर के आसपास होगी, और जो रेड होगी वो 750 नैनोमीटर के आसपास इसकी रेंज होगी, ठीक है। 350 या 750 नैनोमीटर तक इनकी रेंज रहेगी, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है अगर रेंज रहेगी तो जो वेवलेंथ है विबग्योर की, उसको अगर मैं लेमडा वी बोल दूं और रेड की वेवलेंथ को मैं लेमडा आर बोल दूं, तो आप देख सकते हो कि लेमडा वी का जो मान है वो लेमडा आर से कम है। लेमडा वी का जो मान है वो लेमडा आर से कम है, ठीक है। इसको हम याद भी रख सकते हैं, इसको हम याद भी रखना है कि इसकी वेवलेंथ कम है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कैसे याद रखें इसको, तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश का आपको एक ट्रिक बता देता हूं इसको याद रखने के लिए। तो वो ट्रिक क्या है, वैसे तो जो वेवलेंथ वर्ड है वो स्टार्ट होता है W से, लेकिन हम अब फिलहाल के लिए याद रख लें कि वेवलेंथ वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है V से। किससे स्टार्ट हो रहा है, V से। R से तो नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं तो वाला आ रहा है, व आ रहा है, वेव वी भी वाह बोलता है और भी W भी वाह बोलता है, तो हम बोल देते हैं ये स्टार्ट हो रहा है वेवलेंथ, ठीक है। तो आप वर्ड याद रखो, वेवलेंथ इज बिकमिंग ग्रेटर। क्या हो रहा है, वेवलेंथ इज बिकमिंग ग्रेटर, ठीक है। ये 4 याद रखने आपको। तो वेवलेंथ इज बिकमिंग ग्रेटर मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो आप देख सकते हो कि लेमडा वी से लेमडा आर की तरफ वेवलेंथ का जो मान है वो बढ़ेगा, वो हमने यहां पर लिख भी रखा है, ठीक है। ये चीज आपको पहले से पता भी होगी वैसे, लेकिन अगर इसको याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख सकते। अच्छा, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सी बाय लेमडा से दी जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सी बाय लेमडा से दी जाती है। फ्रीक्वेंसी एफ बोल लो आप इसको, या आप इसको ऐसे बोल लो, न्यू बोल लो। ये साइन क्या होता है, इसको बोलते हैं हम न्यू, NU न्यू, ठीक है। तो इसको न्यू बोल लो, एफ बोल लो, कुछ ही बोल लो आप इसको। देखोगे कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो घट रही है, ठीक है। वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का मान जो है वो घट रहा है। मतलब क्या कहें हम, अगर इस रेंज में देखना चाहें हम, तो जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। मतलब इंडिगो वायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, बाकी फ्रीक्वेंसी फिर कम होती जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, बाकी दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी यहां पे घट रही होगी, ठीक है। अगर मैं इसको म्यू वी और म्यू आर बोल देता हूं, तो म्यू का जो म्यू वी जो वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, और म्यू आर जो वैल्यू होगा वो कम होगा, ठीक है। सही लिखा है, बिल्कुल सही। चलिए, अच्छी बात। अब क्या है कि अब ये ऐसा देखा गया कि इनमें जो एनर्जी होती है, अगर इसकी जो एनर्जी हम पता करना चाहूं, तो इनकी जो एनर्जी होती है E, वो hc बटे लेमडा से दी जाती है, ठीक है। ऐसा हमें बताया गया कि hc बाय लेमडा से आप इसकी वैल्यू को दो, या बेसिकली आया कहां से,
इसमें देखा गया कि जिससे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी का मान जो है वो बढ़ रहा है। मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई वैसे वैसे एनर्जी इनके अंदर बढ़ गई। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो है इसको आप हटाओ और यहां पर एक कांस्टेंट लगा दो, इसको एच न्यू बोल दो। ई को क्या बोल दो आप? एच न्यू के बराबर बोल दो, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, जहां पर एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक का नियतांक, प्लैंक्स कांस्टेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्लैंक नियतांक आप इंग्लिश हिंदी में बोल सकते हो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक आप इसको बोल दो। ठीक है, अच्छा, तो एक हमने कांस्टेंट लगा दिया और इसका मान हमने देखा कि इसका जो मान आ रहा है वो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड के बराबर आ रहा है। ठीक है, यूनिट भी इसकी हो गई, जूल सेकंड के बराबर इसकी यूनिट हो गई। तो एनर्जी का हमारे पास ये फॉर्मूला मिला भाई, ये फॉर्मूला हमें मिला। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? पार्टिकल की होती है कि वेव की होती है? पार्टिकल की होती है कि वेव की होती है? फ्रीक्वेंसी तो भाई वेव की होती है, पार्टिकल की तो नहीं होती है ना। पार्टिकल की क्या फ्रीक्वेंसी? हम तो वेव नेचर होता है तब हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हम कभी कभी सुना है आपने कि 5 किलो का एक आदमी, 5 किलो का एक 50 किलो का एक आदमी खड़ा है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी की बात हम करते ही नहीं। जब हम ऐसे मासेस की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम बेसिकली बात करते हैं किसकी? हम बेसिकली बात करते हैं वेव्स में बात करते हैं एनर्जी की, जिसको हम फॉर्मूला देते हैं क्या? एच न्यू। ठीक है, अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि न्यू जो है वो c बटे लैम्डा के बराबर है। ठीक है, यहां पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड का फॉर्मूला वैल्यू पता है आपको? वैल्यू पता है 3 × 10⁸ लाइट ऑफ स्पीड नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। क्या लिख रहा है हम? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट आप इसको बोलो। इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अच्छी बात है, चलो, है ना। अच्छा, तो हमने क्या किया? इस वाले फॉर्मूले में न्यू का वैल्यू रख दिया। तो ई क्या बन गया हमारे पास? ई हमारे पास बन गया hc बटे लैम्डा, hc बटे लैम्डा। ठीक है, सुना होगा आपने ये फॉर्मूला। ठीक है, ये एनर्जी देता है हमारे पास किसकी? वेव की। किसकी? वेव की। ये वेव की एनर्जी हमें देता है भैया। चलो अच्छी बात है। और भाई और बात करते हैं आगे। ठीक है, बातों में हम सब सीख जाएंगे, बातें करेंगे। इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा बातें ही करनी है। तो फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो फॉर्मूला आपको रटना है ना, या मैं आपको बातें कर करके सब चीजें बताऊंगा। अच्छा अब एक कंसेप्ट होता है भाई, क्या होता है कंसेप्ट? फोटोन, जिसके हम बात कर रहे थे अभी। फोटोन वेव है या पार्टिकल है? भाई फोटोन तो बिल्कुल पार्टिकल है, अभी सर ने बताया कि फोटोन पार्टिकल है। अच्छा, फोटोन पार्टिकल है तो कैसा पार्टिकल है? ये कैसा पार्टिकल है? ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है। क्या लिखोगे? कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है। कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है तो भाई कैसा पार्टिकल है? मतलब स्पेशल है। कोई ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है तो मतलब क्या है? स्पेशल है। ये स्पेशल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? स्पेशल पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है? ये स्पेशल पार्टिकल है भाई। स्पेशल पार्टिकल है तो मतलब क्या है कि स्पेशल पार्टिकल क्या है? चल, अच्छा, एक पार्टिकल होता है हमारे पास, तो उस पार्टिकल के पास क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसके अंदर चीजें होती हैं। चलिए, तो पार्टिकल है, इसके पास कोई प्रॉपर्टी है कि इसके पास मोमेंटम है। क्या है? इसके पास संवेग है। ठीक है, इसके पास संवेग है, यानी कि मोमेंटम है इसके पास, जिसको हम पी से बताते हैं। क्या बताते हैं? पी से बताते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये कोई ऐसा वैसा पार्टिकल तो है नहीं, ऐसा वैसा पार्टिकल नहीं है, मतलब इसको कुछ स्पेशल चीजें हैं। अब ये तो बहुत जनरल चीज हो गई, ये तो हर पार्टिकल के बाद मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर वो चल रहा है तो उसके पास मोमेंटम है। ठीक है, दूसरा है कि विराम अवस्था में जो इसका द्रव्यमान हो, या विराम द्रव्यमान अगर मैं इसको बोलूं, तो विराम द्रव्यमान जो किसी फोटोन का होता है वो कितना होता है? वो 0 के बराबर होता है। कितना होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करता हूं या आपकी बात करता हूं तो विराम अवस्था में हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना है? कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, आप बता सकते हो मैं खड़ा हूं, मैं विराम अवस्था में हूं, या चल भी रहा हूं तो इतना उसकी लाइट की स्पीड से कंपेयर करूं मैं खुद को, ठीक है, तो बहुत कम है मेरी वेलोसिटी, वो विराम पर ही मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं उसको। तो इस विराम अवस्था में मेरा कुछ मास है, कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। तो लेकिन फोटोन जो होता है उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान होता है 0। तो फोटोन अगर रुक जाए तो वो खत्म है, मतलब है ही नहीं। मतलब आप मानो कि वो खत्म, उसके सब सारी कहानी खत्म। विराम अवस्था में उसका द्रव्यमान होता है 0। तो फोटोन रुकेगा ही क्यों? फोटोन को रोकना ही नहीं हमें। ठीक है, फोटोन को रोकना ही नहीं, तो इसका रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन इसके पास
इसके पास मूविंग मास होता है। कौन सा मास होता है? मूविंग मास होता है। जब तक ये चलता रहेगा तब तक इसमें द्रव्यमान होगा, और जैसे ही ये रुक जाएगा ये द्रव्यमानहीन हो जाएगा, मतलब कोई द्रव्यमान इसके पास नहीं बचेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब फोटोन चलेगा तभी हमारे काम का है, फोटोन रुकेगा तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, फोटोन रुकेगा तो हमारे किसी काम का नहीं। फोटोन रुकेगा क्यों? लाइट को रुकते हुए देखा है आपने कहीं पर? ठीक है, रुकेगा मतलब यहां पर होता है कि कहीं पर ये अब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर वो बात होती है। लेकिन आगे देखो, इसके पास मूविंग मास है, और बाकी क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? इसके पास वेवलेंथ भी है। इसके पास वेवलेंथ भी है। ठीक है, क्या है? इसके पास वेवलेंथ भी है। और ये वेवलेंथ कहां से आ गई भैया? ये वेवलेंथ कहां से आ गई? ये वेवलेंथ कहां से आ गई? अब अभी तो बोला ना कि जो लाइट है, लाइट के पास दोनों तरह का नेचर होता है, वेवलेंथ भी होती है और पार्टिकल वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो दोनों तरह का नेचर इसके पास होता है। अगर दोनों तरह का नेचर इसके पास है तो बस ऑब्वियस सी बात है कि फोटोन के पास वेवलेंथ भी होगी, वो फोटोन के पास वेवलेंथ भी होगी। और एक और चीज, एक और खास बात, जो इसका चार्ज होता है फोटोन का, जो चार्ज होता है फोटोन के पास, वो शून्य के बराबर होता है। मतलब चार्ज नहीं होता है फोटोन पे, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, फोटोन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, और फोटोन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो बहुत खास पार्टिकल एक हमने डिफाइन किया है। वो खास पार्टिकल क्या है? वो खास पार्टिकल है फोटोन, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये। इसके पास मोमेंटम होगा, विरामावस्था में जीरो द्रव्यमान होगा, इसका मूविंग मास होगा, वेवलेंथ होगी, और चार्ज इसके पास शून्य होगा। ठीक है, अब ये सब चीजें हम देखते हैं भाई, इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो एक इक्वेशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपने जरूर देखी होगी या सुनी होगी। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो E = mc², ये इक्वेशन आपने जरूर देखी होगी, जरूर सुनी होगी आपने। ठीक है, अच्छा ये क्या है? ये एनर्जी है किसी पार्टिकल की। किसकी पार्टिकल की? किसी पार्टिकल की एनर्जी है जो कि चल रहा है। किसी पार्टिकल की एनर्जी जो कि चल रहा है। जो चल रहा है, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो किसकी एनर्जी हो गई? ये फोटोन की एनर्जी हो गई। किसकी एनर्जी हो गई? फोटोन की एनर्जी हो गई। ठीक है, तो फोटोन के पास एनर्जी कितनी है? E = mc²। mc²। और वेव नेचर से देखें तो उसके पास एनर्जी कितनी है? hc/λ। इसके पास एनर्जी कितनी है? hc/λ। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि mc² जो है वो hc/λ के बराबर है। ठीक है, hc/λ के बराबर है। अच्छा, मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा mc = h/λ। mc = h/λ। अच्छा, ये mc क्या है? इस mc को मैं क्या लिख सकता हूं? इस mc को मैं लिख सकता हूं मोमेंटम। ठीक है, संवेग, जिसको मैं p से दिखाता हूं, तो p जो है वो h/λ के बराबर आ जाता है, या फिर λ = h/p के बराबर हम लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके लिए। इसको नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलें और समझें चीजों को। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अभी तक हमने देखा है कि क्या क्या देखा हमने? λ = h/p, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। ठीक है, लैम्डा और p के बीच में ये रिलेशन है, या p = h/λ हमने देखा है। अच्छा, मोमेंटम क्या है? एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा किधर होगी? जिस तरफ फोटोन चल रहे हैं उस तरफ इसकी दिशा होगी। किस तरफ? जिस तरफ फोटोन जा रहे हैं उस तरफ इसकी दिशा होगी। जिस तरफ फोटोन जा रहे हैं उस तरफ इसकी दिशा होगी। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कि जैसे कि ऐसे ही हमारे पास सरफेस है यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरह से सरफेस है, और यहाँ पर देखा मैंने कि लाइट फॉल कराई। लाइट फॉल कराने का मतलब क्या है? फोटोन्स को फॉल कराया। ठीक है, तो फोटोन्स फॉल कराया। अभी फोटोन्स इस तरह से आ रहे हैं, तो फोटोन की दिशा, संवेग की दिशा किधर होगी? इसी दिशा में संवेग इसका होगा, और ये इधर से रिफ्लेक्ट करके चली जाती है। तो अब इसकी दिशा क्या हो गई? संवेग की कुछ दिशा इधर हो गई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ दिशा ये है, यहाँ दिशा पर, यहाँ पर दिशा ये है। तो बहुत आसान चीजें हैं, कुछ मुश्किल इसके अंदर है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। तो क्या दिशा होती है? जिधर फोटोन चल रहे हैं, जिधर लाइट जा रही है, उधर ही हमारे पास संवेग की दिशा होती है। ठीक है, अच्छा, और क्या पढ़ा हमने? और हमने देखा एक फॉर्मूला E = hc/λ। E = hc/λ। ठीक है, E = hc/λ। अच्छा,
ये क्या है, बार बार हमें क्या HC इसका जो कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट का हमें प्रोडक्ट बार बार यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला जब भी लगाओगे तो HC को मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, तो हमने इसका थोड़ा सा ना आसान रूप बना लिया है, जिसको हमने ऊपर 1240 लिख लिया है और नीचे लैम्डा को हमने किस में ले लिया है, नैनोमीटर में। किस में ले लिया है, नैनोमीटर में। और लेकिन ये जो रिजल्ट आएगा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल, ये आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आपने नैनोमीटर में करा, ध्यान रखना कि लैम्डा को नैनोमीटर में लेना है, और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो 12400 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आप इस तरह से ले पाएंगे। ठीक है, ये भी आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, कई बार हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ही यूज करेंगे हमेशा, मतलब ज्यादातर टाइम हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट यूज करने वाले हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। ये चीज हमारे पास बता दी मैंने आपको कि इसको 1240 इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, अब आते हैं वही वापस विबग्योर पर। तो विबग्योर जो हमने सीखा है अभी, उसी विबग्योर पर हम वापस आते हैं। तो विबग्योर में हमने क्या देखा कि लैम्डा का जो मान है, जो लैम्डा का मान है वो बढ़ रहा है, मतलब इसकी जो लैम्डा है वो कम है और इसकी जो लैम्डा है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी कितनी ली हमने, 350 नैनोमीटर। ठीक है, और इसकी हमने ली 750 नैनोमीटर। हाँ के ना, ठीक है, ये वैल्यू बता चुका हूं मैं आपको। चलिए, ये आता है हमारे पास, ये वैल्यू आती है। चलो अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि ई जो है वो 1240 बटे लैम्डा के बराबर होता है नैनोमीटर के अंदर। नैनोमीटर मैंने ले रखी। चलो अब मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं ईवी की। ठीक है, वायलेट की एनर्जी कितनी होगी। तो वायलेट की एनर्जी निकालने के लिए क्या करूं, 1240 को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 350 से डिवाइड कर दूं। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेंगे हम। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। 1240 बटे 350 को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इस वैल्यू को 1200 ले लेता हूं और नीचे वैल्यू लेता हूं 400। तो लगभग ये कितने, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ये फिक्स नहीं है, 350 ही हो, एक रेंज की हम बात कर रहे हैं तो इतना होता है, इसके आसपास वैल्यू आती है। तो हमें बस एक रेंज चाहिए एनर्जी की भी, तो एनर्जी की रेंज को पता करना चाह रहे हैं। और ये ऐसे ही हम यहाँ पर ही पता कर लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये 1240 बटे, यहाँ पर भी 40 कर लेते ना, तो वो 3.1 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, 1240 करते हैं तो 3.1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाएगा। इसको 750 लिया था तो 800 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो एनर्जी जो है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में है। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि आपका जो फोटोन है वो एनर्जी बैंड में है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग से लेकर 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, इस रेंज में है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा, जो मेरा फोटोन है वो विजिबल रेंज में है, मतलब जो लाइट मुझे दिख रही है उस रेंज का फोटोन है। ठीक है, विजिबल रेंज का फोटोन है, जो फोटोन मुझे दिख रहा है वो विजिबल रेंज का फोटोन है। जैसे कि हम कहें कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, या 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो कौन सी रेंज का फोटोन है, वो अपने पास विजिबल रेंज का फोटोन है। ठीक है, तो अगर एक एवरेज ले लें, हम एक एवरेज वैल्यू ले लें, तो इन दोनों का एवरेज लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन होगा वो विजिबल रेंज के अंदर गिर रहा होगा। ठीक है, विजिबल रेंज के अंदर आ रहा होगा, जो वैल्यू हमें दिखती है, जो रेंज हमें दिखती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इसी रेंज की बात करने वाले हैं। इसी रेंज के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज, जिसका एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक फोटोन तो है नहीं, बहुत सारे फोटोन हैं, तो इन बहुत सारे फोटोनों की अलग अलग एनर्जी होगी। अगर अलग अलग एनर्जी होगी तो हम एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन होगा, ठीक है, वो हमारे लिए विजिबल रेंज में होगा, वो विजिबल रेंज में गिर रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सोर्स की बात करते हैं। सोर्स क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, लाइट की चर्चा कर रहे हैं। तो लाइट कहां से मिलती है हमें, लाइट मिलती है हमें ट्यूबलाइट से, बल्ब से, ठीक है, सन से, इन सब जगहों से हमें लाइट मिलती है, इन सब चीजों से हमें लाइट मिलती है। तो लाइट मिलती है, तो लाइट के लिए सोर्स है ये, ठीक है, ये लाइट के सोर्स हैं। तो लाइट के सोर्स की बात करते हैं, तो लाइट का सोर्स अगर हमारे पास है और कुछ ऐसा सोर्स है, सोर्स तो समझ गए ना, जहां से हमें लाइट मिल रही है, ठीक है, वो ऐसी कोई भी चीज जहां से हमें लाइट मिल रही है, जहां से हमें फोटोन मिल रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम बोलते हैं जहां से हमें फोटोन मिल रहे हैं। लाइट का मतलब जहां से हमें फोटोन मिल रहे हैं। फोटोन थ्योरी पढ़ रहे हैं तो फोटोन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे सब चीजें, जहां से फोटोन मिल रहे हैं, ठीक है।
ये हमारे लिए सोर्स हो गया अभी। अच्छा, हमें जो अभी ध्यान देना है वो इस चीज पे ध्यान देना है कि हमारे पास जो सोर्स है वो कैसा है, वो मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है, वन, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर, यानी कि रंग, ठीक है, एक रंग। मतलब हमें जो लाइट मिल रही है वो सिर्फ एक रंग की मिल रही है। अब रंग से हमें क्या मतलब? हमें रंग तो कोई हमारे काम का है नहीं। हमारे लिए रंग का मतलब है यहां पर वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें जो हमारा सोर्स है, हमने एक ऐसा सोर्स ले रखा है, हमने जो सोर्स ले रखा है वो ऐसा सोर्स ले रखा है जो कि हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है। मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहा है। जहां पर भी आप ये शब्द पढ़ें मोनोक्रोमेटिक, आपके लिए सिर्फ इसका यही मतलब है कि आपको एक वेवलेंथ मिल रही है। क्या मिल रहा है? सिर्फ एक वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है आपके लिए इसका। एक वेवलेंथ मिल रही है, बस एक वेवलेंथ मिल रही है। कौन सी वेवलेंथ मिल रही है? कोई भी, लेकिन एक वेवलेंथ मिल रही है, ठीक है। एक वेवलेंथ मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे। हम इतने अभी पारंगत नहीं हो गए इसके साथ कि हमारे पास अगर पॉलीक्रोमेटिक मतलब बहुत सारी वेवलेंथ आ जाए तो हम उसके ऊपर काम कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट हमें दे रहा है, ठीक। चलिए, अच्छी बात है, ये हमने बता दिया। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, अब सोर्स हमने ले लिया, तो सोर्स क्या है भैया? सोर्स से हम देखें, हमें सोर्स है तो हमारे सोर्स क्या काम कर रहा है, सोर्स हमें क्या दे रहा है। ऐसा मानते हैं कि हमारे पास ये एक सोर्स है, ठीक है, छोटा सा मैंने बना दिया है, छोटा सा ये सोर्स है हमारे पास, ठीक है, जिससे कुछ लाइट निकल रही है और इसकी पावर है P, इसकी पावर है P, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से जो फोटॉन्स होंगे वो किस प्रकार से निकलेंगे? आप देखोगे कि चारों तरफ 3D में ये फोटॉन्स यहां पर गिरेंगे। ये 3D में फोटॉन्स यहां पर गिरेंगे। जैसे कि सूर्य की बात करें, ठीक है, अगर मैं सूर्य की बात करता हूं तो सूर्य का सिर्फ और सिर्फ धरती के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हमारी पृथ्वी के ऊपर लाइट फेंक रहा है, फोटोन दे रहा है क्या? नहीं, ठीक है। हमारे मान लेते हैं ये मरकरी, हमारे पास ये मरकरी है, वीनस है और ये अर्थ है, ठीक है, यहां तक अर्थ है। तो हमारे तक लाइट आ रही है, हम तक लाइट पहुंच रही है। सूर्य के पीछे तो आपने देखा ही नहीं है, सूर्य के पीछे भी हो सकता है कुछ और, सूर्य के ऊपर आप नहीं देख पाते, सूर्य के नीचे नहीं देख पाते, लेकिन उससे इसका मतलब भी तो ये नहीं है कि वो लाइट नहीं फेंक रहा होगा। वो तो अपनी जो लाइट है, वो जो अपने फोटोन्स है, वो चारों तरफ फैला रहा होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह फैला रहा होगा, ठीक है। और पावर क्या मानी है हमने? इसकी पावर जो मानी है वो अपने मानी है P, मतलब ये P एनर्जी प्रति सेकंड, पी एनर्जी प्रति सेकंड हमें दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें दे रहा होगा पी एनर्जी प्रति सेकंड। हम मानते हैं कि हम पृथ्वी पर हैं भाई, हम पृथ्वी पर हैं और हम पृथ्वी पर जानना चाहते हैं कि कितनी इसकी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी ये फेंक रहा है, ठीक है, कितनी एनर्जी हमें ये दे रहा है। हमने इसकी पावर मान ली है कितनी? हमने इसकी पावर मान ली है पी। कितनी पावर मान ली हमने इसकी? पी। और हम मानते हैं किसी आर दूरी पर, सूर्य हटा दो यहां से, किसी आर दूरी पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी का बहुत छोटा सा भाग, ये वाला एरिया मैं देखना चाह रहा हूं कि इस वाले एरिया पे, जिसको मैंने डीए बोल दिया है, इस वाले एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही है, ठीक है। इस पे देखना है हमें कितनी एनर्जी गिर रही है। चलिए, तो ये हमने बना ही दिया। आइए, तो इसको समझने के लिए हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे। इसको हटाना पड़ेगा हमें, काफी गंदा सा हो गया है ये। चलिए, ये हमारा सोर्स है जो कि चौक घिस गई है पूरी, ठीक है, जो कि बीच में है, रखा है यहाँ पर। इसकी पावर कितनी ली थी हमने? पावर ली थी हमने P, ठीक है, पावर ली थी हमने P, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि मैंने इसके चारों तरफ एक गोला बनाया। गोला समझते हैं ना बिल्कुल आप? एक स्फीयर बनाया मैंने इसके आसपास, ठीक है, एक स्फीयर। मैंने स्फीयर के अंदर इसको ले लिया है। क्यों बना लिया मैंने इसके आसपास स्फीयर? मैंने इसके आसपास स्फीयर इसलिए बनाया है क्योंकि मैं जानता हूं कि जो स्फीयर है इसकी हर पॉइंट, इसका हर पॉइंट इस सोर्स से बराबर दूरी पर है। मतलब यहां पर जितनी भी एनर्जी पहुंच रही होगी, यहां पर जितनी भी एनर्जी पहुंच रही होगी इस सतह पर, इस स्फीयर की सतह पर जितनी भी एनर्जी पहुंच रही होगी, जितनी भी एनर्जी पहुंच रही होगी वो बराबर पहुंच रही होगी, ठीक है, वो बराबर पहुंच रही होगी। इस प्रकार से यहां पर एनर्जी आ रही होगी, यहां पर आ रही होगी, ठीक है, यहां पर आ रही होगी, तो ये जितनी भी एनर्जी होगी सब बराबर पहुंच रही होगी। अगर बराबर पहुंच रही है तो मैं क्या उसको अलग नाम से पुकार लूं? क्या मैं उसको अलग नाम से पुकार लूं? तो मैंने उसको एक नाम दिया है नया, तीव्रता, ठीक है। तो आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये पढ़ चुके हो, ठीक है, इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं हम इसको,
तो ये वही इंटेंसिटी है जो कि r दूरी पर आपको बता रही है कि कितनी एनर्जी गिर रही है, कितनी एनर्जी गिर रही है। तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया है, हमने इसको डिफाइन किया है पावर प्रति इकाई एरिया, पावर अपॉन एरिया, ठीक है, पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी बात करता हूं तो ये जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, पावर है इसका P और नीचे कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितनी दूरी है, कितनी दूरी ली है हमने यहां से हमने दूरी ली है आर के बराबर, कितनी दूरी ली है आर के बराबर। तो इंटेंसिटी किसी भी सोर्स की जो आएगी वो उसका पावर बटे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, अगर वो स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पर पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी हमें निकालनी है तो वो कितनी होगी, जो सोर्स की पावर है जिसको हमने पी लिया है बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, आप इसको याद रखें, ठीक है, या फिर इसको आप चलो ऐसे याद, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें निकालना है कि इतने छोटे से एरिया अगर मैं एक ले लूं, यहां पर एक बहुत छोटा सा एरिया ले लूं, तो इस पर कितनी पावर होगी, इस पर कितनी इंटेंसिटी होगी, यहां पर कितनी इंटेंसिटी आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे पता है कि इस पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में जो इंटेंसिटी है वो P बटे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर छोटे से एरिया की बात करूं कि इस छोटे से एरिया में कितनी इंटेंसिटी आ रही है, तो ऑब्वियसली मुझे इस इंटेंसिटी को इस एरिया से गुणा कर देना चाहिए, तो मुझे वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया में जो इंटेंसिटी गिर रही है, जो इंटेंसिटी आ रही है, तो इस छोटा से एरिया के लिए इंटेंसिटी जो होगी वो आई डैश, अगर मैं उसको बोल दूं तो वो आई डीए के बराबर हो जाएगी, ठीक है, आई डीए के बराबर हो जाएगी, ठीक है, आई डीए के बराबर हो जाएगी। या फिर हम अगर बोलना चाहें कि कितनी पावर इसको दे पा रहा है सोर्स, इसको कितनी पावर दे पा रहा है, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी, आई डीए के बराबर वो पावर हो जाएगी। हम वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो वैल्यू रखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा मान, P बटे 4 पाई आर स्क्वायर, P बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, डीए बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी, ठीक है। इसको पी डैश ही लिखें आप, और इसको भी अच्छा, इसको आप ऐसे लिख लें, पी डैश इज इक्वल टू पी डी ए। मतलब हमें चाहिए कि इस छोटे से एरिया में कितनी पावर आ रही है, तो उसको भी सही से लिखा था, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डायरेक्टली आप इसको लिख लो, तो पी डैश इज इक्वल टू पी इंटू डी ए के बराबर आएगी, पी डैश इज इक्वल टू पी इंटू डी ए के बराबर हमारे पास आ जाएगी। तो इस सोर्स से इस एरिया पे कितनी पावर पहुंचेगी वो पी डी ए के बराबर होगी, तो पी डैश जो होगा वो पी डी ए के बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो पी डैश है वो डी ए बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी के बराबर आई, ठीक है। तो ये वो फ्रैक्शन हो गया, ये वो फ्रैक्शन है जितनी एनर्जी हमें मिली, जितनी पावर हमें मिली, वो फ्रैक्शन जितनी पावर हमें मिल पाई। टोटल पावर कितनी थी P, और मिल कितनी पाई P डैश, कितनी कम मिली, इस फ्रैक्शन से कम मिली जो हमें मिल पाई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इसकी जो पी पावर थी उसका 2% हिस्सा मुझे मिला है, तो 2% हिस्सा को मैं कैसे लिखूंगा, P डैश बराबर 2/100 इंटू P, ठीक है। तो 2% हिस्सा मुझे यहां से मिला है, 2/100 यानी कि 1/50 इंटू P, 1/50 इंटू P। ये एरिया, ये जो वैल्यू है मुझे मिली है, तो ये जो 1/50 है किसके बराबर होगा, ये 1/50 जो होगा वो DA बटे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये वो फ्रैक्शन है, DA बटे 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। इस तरह से सवालों के अंदर घुमाया जाता है, पूछा जाता है आपसे, तो आपको करना पड़ेगा वो। चलिए आगे चलते हैं, इधर से हटा देते हैं। चलिए अब हम पृथ्वी की बात कर रहे थे कि पृथ्वी के ऊपर कितनी एनर्जी आ रही है, कितना पावर आ रही है, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। पृथ्वी की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर जब रेज आती हैं तो वो लगभग पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से इतनी दूर से आ रही हैं सूर्य से, तो आते वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती हैं। तो आप देखते हो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर रेज आएंगे, तो आप देखोगे कि जो फोटोन्स आ रहे हैं, यहाँ पर जो ये लाइट आ रही है, जो पावर आ रही है, ठीक है, कुछ भी आप बोल सकते हो उसको, तो वो इस हिस्से पर बस गिर रही है, इस हिस्से पर बस गिर रही है, ठीक है, इस हिस्से पर गिर रही है। पीछे वाले हिस्से पर तो जा ही नहीं पा रही है, ना। मतलब अगर मुझे निकालना है कि कितनी पावर पहुंच रही है पृथ्वी तक, तो मेरे लिए काम का हिस्सा कौन सा है, मेरे लिए काम का हिस्सा ये वाला है,
ठीक है। और ये वाला हिस्सा तो इस पे तो एनर्जी जा ही नहीं रही, तो ये तो कोई काम का बचा नहीं। तो मुझे अगर निकालना है कितनी पावर आ रही है, तो मुझे ये वाला एरिया पता होना चाहिए, ये वाला एरिया पता होना चाहिए कि इस प्लेन में कितना एरिया है, उतनी ही पावर यहां पर गिरेगी, उतनी ही पावर यहां पर गिरेगी। ठीक है, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या अगर आर नॉट के बराबर है, इसकी त्रिज्या अगर आर नॉट के बराबर है, तो ये जो एरिया है यहां का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर, पाई आर नॉट स्क्वायर। ठीक है। तो पावर का अगर हम फॉर्मूले में देखते हैं, तो जितनी पावर पृथ्वी तक पहुंची पी डैश, वो कितनी होगी, डीए बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि डीए कितना हो गया, पाई आर नॉट स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे। आप देखो ये आर नॉट अलग है और ये आर दूरी अलग है, जो कि हमने सोर्स से ली थी, तो दोनों अलग अलग दूरियां हैं, उसका ध्यान रखें। चल लिखें इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा चलो, ये तो पावर पूछा हमसे। अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताइए कितने फोटॉन्स प्रति इकाई समय में यहां पर पहुंच रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है या कोई भी सोर्स है या डीए एरिया जो है, उस डीए एरिया में, जो छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया में कितने फोटॉन्स प्रति इकाई समय में गिर रहे हैं, कितने फोटॉन प्रति इकाई समय में गिर रहे हैं। और आपको दे रखा है कि जो सोर्स है, जो सोर्स है हमारे पास, जो सोर्स है उसकी जो पावर है वो किसके बराबर है, वो है पी के बराबर। ठीक है। और उससे जो फोटोन निकल रहे हैं प्रति इकाई समय, वो एन के बराबर है। ठीक है, एन के बराबर। अगर एक बार लिखना चाहूं तो ये एन किसके बराबर होगा, एन बटे टी के बराबर। यहां पे एन क्या है, टोटल फोटोन, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल फोटोन्स। ठीक है, कुल फोटोन्स जो है, ये बड़ा एन से मैंने दिखाया है, और टी जो है वो समय, टी है जो वो समय। ठीक है, अभी ये एन जो है बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट डिफाइन नहीं करते, हम इसको टोटल नंबर फोटोन प्रति इकाई समय छोटे एन से डिफाइन करते हैं। मैं हमेशा आज के अभी के बाद जो डिफाइन करूंगा वो छोटा एन को डिफाइन करूंगा, बार बार इस चीज को नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एन क्या है, प्रति इकाई समय में कितने फोटोन निकल रहे हैं या गिर रहे हैं, निकल रहे हैं या गिर रहे हैं, जो भी आपका केस बन रहा है। ठीक है, हमारे पास सोर्स की पावर कितनी दी है, पी, और एन कितना दिया है, एन। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स प्रति इकाई समय में कितना दिया है, एन। चलिए, अच्छा पावर क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी प्रति इकाई समय में कितनी है, एनर्जी कितनी प्रति इकाई समय में कितनी है। अच्छा, और फोटोन की अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो वो hc बटे लैम्डा के बराबर आएगी। ये एक फोटोन की बात हुई। ठीक है, ये एक फोटोन की पावर की बात हुई, एक फोटोन की एनर्जी की बात हुई। ठीक है, 1 बटे टी यहां पे चल रहा है, यहाँ पे 1 बटे टी साथ में यहीं लिख लो, 1 बाय एल एल यहां लिख लो। ठीक है, यहां पर साथ में चल रहा है। ये एक फोटोन की मैंने बात की कि इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो एन फोटोन अगर मेरे पास है, एन फोटोन अगर मेरे पास है, टोटल फोटोन एन है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी आपकी एन एच सी लेमडा टी। ठीक है, अच्छा ये देखो एन बटे टी को अभी हमने क्या डिफाइन किया, ऊपर एन बटे टी को हमने क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया है उसको छोटे एन से, तो छोटे एन से डिफाइन करेंगे, तो एन एच सी बटे लेमडा। पावर का फॉर्मूला ये याद रख लो, ये काम आएगा। ठीक है, NHC बटे लेमडा। पावर कितनी होती है, NHC बटे लेमडा, जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रति इकाई समय में कितने गिर रहे हैं या कितने निकल रहे हैं, जो भी केस है। ठीक है, यहां से कितने निकल रहे हैं, N निकल रहे हैं, पावर सोर्स से निकलेंगे तो सोर्स से N निकल रहे हैं। अब डीए एरिया में कितने पहुंच रहे हैं भाई, ये जो डीए एरिया हमने बनाया था, यहां से जो डीए एरिया हमने बनाया था ये वाला, अब यहां पर कितने पहुंचेंगे, इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इस पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी। यहां से P निकले हैं, यहां से P पावर है और N निकले हैं। यहां पर मैं मान लेता हूं कि पावर हो गई है P डैश और जो फोटोन पहुंचे हैं वो हो गया है N डैश। ठीक है, चलिए तो यहां के हमने क्या लिखा, ये अगर मैं इसकी पावर लिखना चाहता हूं P डैश, तो जाहिर सी बात है कि P डैश का जो वैल्यू होगा वो N डैश इंटू HC बटे लैम्डा के बराबर आएगा। इसी फॉर्मूले से जितने निकल रहे हैं इतने गिर रहे हैं, फॉर्मूला तो भाई बदल जाएगा यार, फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, ये उसके बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास P डैश बटे P जो होगा वो N डैश बटे N के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और यहां से P डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा, P डैश थोड़ी चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, हमें तो N चाहिए, तो N डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, P डैश बटे P इंटू N के बराबर है ना। तो इसका जो रेशियो था वो कितना आया था, अब यहां लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, P डैश बराबर DA बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू P। ठीक है, इस P को इधर ले जाओ तो P डैश कितना आ गया, P डैश बटे P कितना आ गया हमारे पास, DA बटे 4 पाई R स्क्वायर, यहां पे वैल्यू रखो, DA बटे 4 पाई R स्क्वायर इंटू N। ठीक है, ये N डैश का मान हमारे पास आ गया। आप देख पा रहे हो कि ये वही फ्रैक्शन है जो पावर का फ्रैक्शन था, ये वही फ्रैक्शन है जो पावर का फ्रैक्शन था। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ फोटोन्स, कितना फोटोन का फ्रैक्शन, कितने फोटोन का हिस्सा यहां पर पहुंच गया है, तो वो वही हिस्सा होगा जो पावर का, जितनी पावर पहुंची थी उतने ही फोटोन यहां पर
पहुंच पाएंगे, उतने ही फोटोन यहाँ पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी लिखिए, फिर और आगे बढ़ा जाए और बताई जाए हमको चीजें। अब ये तो भैया हमने बात की किसकी, एक पॉइंट सोर्स की, एक बिंदुवत एक मेरे पास सोर्स अगर हो तो किस प्रकार से चीजें हो रही हैं उसकी हमने चर्चा करी। जैसे सूर्य ले लिया हमने, सूर्य बहुत दूर है तो बिंदुवत मान के हमने चीजें कर ली। ठीक है, ये सब चीजें हम कर पाते हैं। या फिर कोई बल्ब ले लिया, बल्ब बीच में रख दिया, बताओ आसपास कितना उसका पावर है और कितने फोटोन गिर रहे हैं, ये सब बातें हम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास सोर्स जो हो वो पॉइंट ना हो, पहले तरह का सोर्स हमने क्या देखा, पॉइंट सोर्स। क्या देखा हमने, पहले तरह का सोर्स पॉइंट सोर्स। ठीक है, टॉपिक आप जब उसको स्टार्ट किया था आपने तो पॉइंट सोर्स लिखना है। चौक बिल्कुल सही काम नहीं कर रही, दूसरी लिख दो। ठीक है, पॉइंट सोर्स हमने ले लिया है। दूसरा ले लेते हैं हम एक रेखीय सोर्स। ठीक है, एक रेखीय सोर्स या फिर लाइन सोर्स, क्या कहते हैं इसको, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में आपको बता चुका हूं, सब चीजें आपको अभी समझ में भी आ जाएगा। अगर मेरे पास ये लाइन सोर्स है, इस प्रकार से लाइन सोर्स है। ठीक है, लाइन सोर्स इसका क्या बोलते हैं हम, अच्छा ये लाइन सोर्स है तो किस प्रकार से ये इसकी इस प्रकार से अपना जो इंटेंसिटी है उसको स्प्रेड करेगा दोनों ही तरफ। तो उसको कवर करने के लिए तो मैंने एक स्फेरिकल शेल बना दिया था, स्फेरिकल शेल में गोले में उसको अंदर रख दिया था। इसको कवर करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखने के लिए क्या हम करेंगे, इसको देखने के लिए अगर r दूरी पे मुझे जाना है तो मैं एक सिलेंडर बनाकर काम कर सकता हूं। तो मैंने एक सिलेंडर बनाया और एक सिलेंडर पे देख रहा हूं कि इस सिलेंडर पे r दूरी पर, या r दूरी का एक सिलेंडर है, इसको बीच में मैंने एक सोर्स रख दिया है। ठीक है, जिसकी पावर p आपने मान ली है। ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन भी आप मान लो कि n के बराबर है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं। ठीक है, और इंटेंसिटी आपने मान ली कितनी है, I के बराबर है। I के बराबर इसने आपने इसमें इंटेंसिटी मान ली है। चलिए, आपको बताना है भैया, क्या बताना है आपको, बताना क्या है, आपको बताना है कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसको आप कैसे लिखोगे। तो इंटेंसिटी को आप कैसे लिखते हो, इंटेंसिटी आपके लिए क्या होती है, पावर बटे एरिया। ठीक है, पावर अपॉन एरिया। तो पावर P है और एरिया क्या है भाई इसका, तो एरिया आप जानते हो कि इसका जो एरिया होगा वो 2 पाई RL के बराबर होगा। ठीक है, कितना आएगा एरिया, 2 पाई RL के बराबर आएगा, जहां पे R ये दूरी है और L इसकी लंबाई है। तो यहां से आप देख पाएंगे कि इंटेंसिटी जो है, इसकी जो इंटेंसिटी, जो तीव्रता आई है वो 1/R के बराबर आती है। ठीक है, याद करो जब हमने एक छड़ ली थी, जो छड़ ली थी जिसके ऊपर आवेश था, और उसकी वजह से हमने पता किया था कि लेमडा अगर उसका आवेश घनत्व है, और हमने पता किया था कि R दूरी पर कितना उसका वैल्यू आता है, तो आपने देखा था तो E का जो वैल्यू आ रहा था वो 2K लैम्डा बटे R के बराबर आ रहा था। 2K लैम्डा बटे R के बराबर आ रहा था। क्या संबंध था, व्युत्क्रमानुपाती संबंध था। अभी भी क्या संबंध आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध आ रहा है, किसके साथ, R के साथ। ठीक है, वही सब चीजें हैं, वही सब चीजें हम फिर से समझ रहे हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड वे में समझ रहे हैं। हम सबके लिए बात करें, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, जनरलाइज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम जब भी पढ़ने वाले हैं अभी बहुत जनरलाइज चीजें हम बात करने वाले हैं। अभी फोटोन थ्योरी के अंदर जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हुई है उसका एक जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि इसका सबका एक मिला जुला जो चीजें है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो अच्छी बात है, हमारा रिविजन भी होता रहेगा साथ साथ। तो I जो है वो कितना आ गया हमारे पास, 1/R के बराबर। अब एक तीसरी तरह का सोर्स और ले लेते हैं हम। ठीक है, तीसरी तरह का सोर्स और ले लेते हैं, उसमें हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ठीक है, जैसे कि बहुत दूर से हमारा सोर्स हो। ठीक है, अनंत दूरी पर सोर्स हो, अनंत दूरी पर अगर सोर्स हो, अनंत दूरी, जैसे कि अभी मैंने पृथ्वी के केस में लिया था, तो अनंत दूरी पर अगर मेरा सोर्स हो, अनंत दूरी पर अगर सोर्स हो तो क्या होगा, इस तरह से देखें आप, इस तरह से ये जो रेज होंगी वो इस तरह से वो आने लगेंगी। ठीक है, पैरेलल बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल यूनिफॉर्म बनाकर, यूनिफॉर्म होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर एरिया इस प्रकार से, पावर मैंने मान लिया है कि P है, जो आ रहा है पावर वो सोर्स से P है, और एरिया इस प्रकार से मेरे पास है। ठीक है, और ये एरिया जो है वो DA के बराबर है, छोटा सा एरिया हमने ले लिया है। उससे पूछा जाए कि इंटेंसिटी बताइए, पावर पूछी जाए, तो आप सीधे सीधे बोल दोगे पावर जो होगी वो IDA के बराबर होगी, IDA के बराबर होगी, IDA के बराबर होगी। ठीक है, आप सीधे सीधे यहां से पूछ सकते हो। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज हो जाए, है ना, कुछ ऐसा आपको इंटेंसिटी वही है, वही आपके पास इंटेंसिटी है, वही रेज आ रही है इस प्रकार से पैरेलल, लेकिन एरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से अब है, एरिया जो है वो अब कुछ इस प्रकार से है।
अब क्या करेंगे हम इस केस में हमें क्या करना चाहिए, आप समझ ही गए होंगे, आप जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से कि हमारे पास जो एरिया आएगा, जो हम एरिया लेते हैं, हम एरिया का वो पार्ट लेते हैं, हम एरिया का वो घटक लेते हैं जो कि इन लाइनों के लंबवत हो, इन लाइनों के लंबवत हो, ठीक है। तो हम अगर इस एरिया का मैं डायरेक्शन देखना चाहता हूं कि इस एरिया वेक्टर का एरिया सदिश है, इसका डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है। ये आई है और इसका डायरेक्शन इधर है। मैं मान लेता हूं कि बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है। मुझे पूछा जाए कि कितनी पावर इस पे गिर रही है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे आई डी ए कॉस थीटा के बराबर इसके ऊपर पावर गिर रही है। कॉस थीटा क्यों, इसके दो घटक करो तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा वाला घटक आपको मिलेगा इसके लंबवत, ठीक है, मतलब ये तो पैरेलल आ गया कि डीए जो है, डीए तो पैरेलल दिखा रहा है, लेकिन एरिया कुछ इस तरह से, आपको एरिया वाला अगर घटक करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और साइन थीटा वाले पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ वो वाला घटक लेना है जो कि लंबवत है, जो कि इंटेंसिटी के लंबवत है, इन रेस के लंबवत है। तो आप देखोगे पावर का जो मान आएगा वो आई डी कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। चलिए कॉपी करें इसको, ठीक है भाई। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या देखा है, आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, फोटोन थ्योरी पर चर्चा करी है, स्टार्ट किया था हमने कि मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, बाकी फिर फोटोन थ्योरी पर हम आए हैं। फोटोन थ्योरी पर हम देखा है कि पावर वावर कैसे निकालते हैं और नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम कैसे निकाले जाते हैं, hc/लैम्डा एनर्जी की इक्वेशन, एनर्जी की फॉर्मूला, ठीक है, और लैम्डा एक और मोमेंटम के अंदर रिलेशन, ये सब चीजें हमने स्टार्ट बिल्कुल बेसिक चीजें आज हमने देखी है, ठीक। अगले क्लास में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।